आइए आज हम चर्चा करते हैं जंतु नाम जीवनम कृषि। जंतु नाम जीवनम कृषि महर्षि ऋषि पाराशर की जो कृषि पाराशर संहिता जो पुस्तक है उसके 8वें सूक्त का ये जो है श्लोक है, कृषिर धान्या कृषिर मेध्या जंतु नाम जीवनम कृषि। तो आइए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। स्पष्ट रूप से कृषि पाराशर जी ने कहा कि जंतुओं यानी जीवाणुओं का जीवन ही कृषि है। स्पष्ट रूप से जो है ऋषि पाराशर जी ने कहा कि खेती के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं इनका जीवन पूरा कर दो, आपका जो है कृषि पूरी हो जाएगी। आइए इसको समझते हैं हम क्या है। ऋषि पाराशर के अनुसार से खेती करना यानी कोई जुताई करना नहीं है, खेती करना यानी निंदाई गुड़ाई करना नहीं है, खेती करना यानी कोई खाद और दवाई डालना भी नहीं है, खेती करना यानी जीवाणुओं का जीवन पूरा करना ही खेती है, कृषि है। किसान अर्थात मनुष्य का कार्य नक्षत्र पर केवल बीज बोना है और नक्षत्र पर फसल काटना है, ये दो काम होना चाहिए। बाकी खेती का सारा काम ये जीवाणु करेंगे। तो ये जो जीवाणु हैं ये खेती में होने चाहिए, उसी का नाम है जंतु नाम जीवनम कृषि। अब ये जो जीवाणु खेती में क्या करते हैं, खेती यानी हमारे ये पेड़ पौधे फसल, ठीक है, फसल हो या पेड़ पौधे हैं, इनको जो है कैसे जीवाणु, इनको जो है जीवाणुओं का जीवन पूरा होने से कैसे फसल बढ़ते हैं, आइए इसमें हम चर्चा करेंगे। हम जो है मिट्टी में बीज बोते हैं, जैसे बीज हम बोते हैं जो अंकुरण होता है बीज में, वो अंकुरण जीवाणुओं के कारण होता है। जीवाणु यानी अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायु, 4 तरह के जीवाणु होते हैं। हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो जब भी मैं जीवाणु बोलूं ये 4 तरह के जीवाणुओं की बात होगी, अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज। तो ये जीवाणु अगर मिट्टी में नहीं है तो बीजों का अंकुरण ही नहीं होगा। एक प्रयोग मैं आपको बताता हूं। प्रयोग क्या है कि चींटी, जहां चींटी घर बनाती है ना उसके ऊपर जो है मिट्टी पड़ी रहती है, मिट्टी के छोटे छोटे दाने क्यों पड़े रहते हैं। चींटी क्या है, जमीन की मिट्टी को खुरसती है, तोड़ती है और उसकी छोटी सी टुकड़ा के चारों तरफ जो भी फंगस यानी अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज नाम के जीव हैं, जो भी ये जीव हैं जिनको फंगस, वायरस और बैक्टीरिया कहता है आधुनिक विज्ञान, उनको जो है चाटती है। तो छोटे छोटे टुकड़े पहले तोड़ती है मिट्टी के और उसके चारों तरफ के जो है फंगस, वायरस और जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को चाटती है और फिर उस मिट्टी को बिल के ऊपर लाके छोड़ देती है। तो चींटी के जो बिल के ऊपर जो है ऐसी मिट्टी का ढेर लगा रहता है, ये बिल है मान लो, तो इसके चारों तरफ इस मिट्टी को आप ले आइए और इसमें जो है कोई भी मूंग, मटर, गेहूं, चना कुछ भी डाल दीजिए और उसमें पानी डालिए, उगेगा ही नहीं बीज। क्यों नहीं उग रहा है बीज? क्योंकि उस बीज में जीवाणु नहीं है जो बीज को उगा सके। तो बीज खुद नहीं उगता, बीज को जीवाणु उगाते हैं। तो ध्यान में आई, बिना जीवाणु के, बिना जो है बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के, बिना अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज, ये चारों जीवों के बीजों का अंकुरण ही नहीं होता। तो बीजों के अंकुरण के लिए जीवाणु चाहिए, पौधों को बढ़ाने के लिए। अब पौधे को फास्फोरस चाहिए, तो फास्फोरस देने का काम कौन करता है? पीएसबी जीवाणु करता है। पीएसबी जीवाणु होगा तो फास्फोरस को खा के उसको सल्फुलाइज, फास्फोरस जो है ऑक्साइड, पेंटा ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो पौधा जो है ऑक्सीडाइज फास्फोरस खाता है, जिसमें जो है P2O5 हो, ये जो पीएसबी है फास्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट कर देती है, पेंटा ऑक्साइड फास्फोरस ऑक्साइड में, तब पौधा उसको खाता है। ऐसे ही पौधे को जो है फलाने के लिए पोटास चाहिए। पोटास का बैक्टीरिया होगा KSB, तो पोटास को सल्फुलाइज करके, ठीक है, यानी K2O6 में कन्वर्ट करके पौधे को देगा, तब पौधा उसको खाएगा। ऐसी जिंक और जो है मैग्नीज चाहिए पौधे को, प्रकाश संश्लेषण में इनका योगदान है, पत्ती के बनाने में योगदान है। अगर जो है जिंक नहीं होगा तो पत्ती में जो है लालिमा आ जाएगी, खैरा रोग जिसको बोलते हैं। मैग्नीज नहीं होगा तो स्टोमेटा का ठीक से निर्माण नहीं होगा।
कैल्शियम जो है, कैल्शियम सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया पौधे को कैल्शियम देता है और बोरान देता है, फूल आता है। बोरान सल्बुलाइजिंग और कैल्शियम सल्बुलाइजिंग दोनों बैक्टीरिया पौधे को जब इनको सल्बुलाइज करके ऑक्सीडाइज करके पौधे को देता है तो उससे फूल आते हैं। ठीक है। और सल्फर सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया जब सल्फर देते हो तो पत्ते कड़क बनते हैं और जो फल के ऊपर का जो खोल बनता है उसका निर्माण होता है सल्फर से। तो ऐसे हर तत्वों का पहले विज्ञान कहता था कि 16 तत्व चाहिए, फिर कहने लगा 22, अब कहता है 32, और अब तो और गणना आगे बढ़ रही है कि जितने भी मिनरल्स हैं प्रकृति में, मिनरल्स हैं 108, ये सारे मिनरल्स पौधे को चाहिए। वृक्षायुर्वेद में सारे मिनरल्स की बात कही गई है और ये सारे मिनरल्स को सल्बुलाइज करने के लिए अलग अलग जीवाणु हैं। जिंक, सल्फर, आयरन, मैग्नीज को सल्बुलाइज करने के लिए मैग्नीज सल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हर अणु को खाने लायक बना के पौधे को देते हैं। तो पौधे को बढ़ाने का काम कौन करता है? पौधे को बढ़ाने का काम बैक्टीरिया करते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे खेत में होने चाहिए, नहीं होंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरी बात क्या है? पौधे को जो है फूल आने के लिए, फूल आने का काम भी पौधे में कुछ जीवाणु हैं जो पौधे के अंदर एसिड्स का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, है ना। साइटोकाइनिन एसिड से शाखाएं बढ़ती है, नीचे से ब्रांचेस निकलते हैं। तो ये एसिड्स भी देने का काम जीवाणु ही करते हैं और उसी कारण से पौधे में फूल आते हैं। फिर पौधे में जो है परागण करवाने का काम भी जीवाणु और कुछ कीट पतंग करते हैं। भौरा जब पौधा फूल के ऊपर बैठता है तो परागण करता है। तो परागण, फूल को खोलना, परागण करवाने में भी जीवाणुओं का योगदान है। जहां पर जैविक खेती होती है वहां पर अनेक कीट आते हैं। जहां रासायनिक खेती होती है वहां कीट दिखते ही नहीं है। तो जहां जैविक खेती होती है वहां अनेक तरह की तितलियां, ठीक है, और लेडी बीटल, ऐसे कई तरह के जो है भौरे, तितली ऐसे आते हैं। उनकी जो है पराग बैठते। अभी जहां जहां टीसीबीटी से जो है प्राकृतिक खेती हो रही है, कई तरह के जो है मधुमक्खियां, अलग अलग तरह की मधुमक्खियां उनके खेतों में इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां पर जीवाणु का भंडार है और उन्हीं के द्वारा जो है ऐसी जीवाणुओं को प्राप्त करने के लिए कई तरह के कीट आते हैं। फिर फलों को पकाने का काम भी जीवाणु ही करते हैं। जो पेड़ में आम जो है कच्चा आम होता है वह जो है 2 दिन में पक जाता है और मीठी खुशबू होती है। दुनिया में कोई ऐसा लैब नहीं है जो खट्टे को मीठा कर सके, पर जीवाणु करते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। क्या है भाई इसका मतलब? जैसे ही एक खरबूजा पकता है तो उसके अंदर से जो गैस निकलती है एथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, तो वो जो है इस गैस के माध्यम से ही, इसी में जो है बहुत से जीवाणु रहते हैं। तो उन्हीं जीवाणुओं के फर्मेंटेशन से वो गैस निकलती है और जैसे ही ये जीवाणु जो है यह खुशबू फैलती है, जीवाणु भी वैसे फैलते जाते हैं और दूसरा खरबूजा पकता जाता है। इसलिए कहा है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो किसी भी कच्चे फल को, जो फल कितना इमली कितना खट्टा होता है लेकिन पकने पर उसमें एक अलग तरह की मिठास आ जाती है, ठीक है। आपका जो है नीम कितना कड़वा होता है लेकिन जो पका नीम होता है, पका फल नीम का, वो मीठा हो जाता है। तो कड़वे को मीठा बनाना, खट्टे को मीठा बनाना, ये केवल जीवाणुओं से संभव है। आधुनिक विज्ञान के पास कोई ऐसा लैब नहीं है जो खट्टे को मीठा कर सके। अब हम देखते हैं कि ये सारा काम जो है जीवाणु करते, पौधे से उगाने से लेके फल को पकाने तक का। इतना ही नहीं, पौधा जो है, जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लेता है हवा से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लेता है ना, इनको भी संयोजन करने का काम, प्रकाश संश्लेषण
में इनको भी संयोजन करने का काम जीवाणु ही करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं हम अभी समझेंगे कि ये जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, इसका उपयोग 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6H2O यानी जो है पानी के 6 अणु और सूर्य का प्रकाश, इसका उपयोग करके क्लोरोफिल हरित लवक जो क्लोरोफिल होता है उसमें जो है इसको जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है और सूर्य का प्रकाश होता है, इसका जो है यहाँ भोजन पकाने का काम होता है। और इसके बाद जो है जो निकलता है जो भी ये है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 और 6 ऑक्सीजन के अणु निकलते हैं। ये तो भोजन पका और ये है मटेरियल। यहां जो काम होता है ये काम में भी जीवाणु चाहिए। ठीक है, यहां पर भी स्टोमेटा के अंदर जो काम होता है उसके लिए भी जीवाणु चाहिए। तो यहां पर जीवाणु जो है प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। अभी देखिए ये 6CO2 ये जो है और 6H2O ये पानी भी जड़ से आता है। कौन लाके देता है? जड़ से पानी। जड़ से पानी लाके देने का काम ये जो है माइकोराइजा करता है, जिसे मैं खेती का हनुमान कहता हूं, माइकोराइजा। ये जो माइकोराइजा है ये जमीन के जो है 5 फुट 10 फुट 15 फुट अंदर नीचे जाता है और नीचे जा करके और जो है अपने मुंह में पानी भरता है और लाके जड़ में डाल देता है। यहां तक नीचे जाता है और जहां तक पानी हो यहां तक जाएगा, जहां पानी है। पानी जो बह रहा है यह नमी होगी, यहां से पानी को उठा के और वापस जड़ में लाके डाल देता है। तो जड़ में दो जो है वो टंकी बनाता है, एक टंकी में पानी भरता है और एक में जो है उसका परिवार रहता है। तो यहां से जो है इस पानी को उठा के एक्टोमाइको, ये नीचे से जो पानी लाता है उसको बोलते हैं इंडोमाइकोराइजा, और इस टंकी से पानी उठाकर पत्तों में ले जा करके, ये यहाँ पत्ता है, यहाँ पत्तों में ले जा करके प्रकाश संश्लेषण, जहां पौधा जो है 6H2 जो है पत्ते में जो पानी चाहिए ना, यहां पानी तक ले जाने का काम एक्टोमाइकोराइजा करता है। तो इधर एक्टोमाइकोराइजा, नीचे इंडोमाइकोराइजा, ऐसे माइकोराइजा की दो जो हैं प्रजातियां, स्पीशीज है। एक नीचे से पानी लाता है, एक नीचे से पानी को 15 20 फुट 30 फुट ऊपर पत्ते में लेके जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि भरी गर्मी में अभी अप्रैल मई में नीम में पत्ते आएंगे, पलाश में पत्ते आएंगे, महुए में आते हैं, बहुत तरह के पेड़ों में अभी बिना बारिश हुए भी और जो है मई जून में पत्ते आते। क्यों आते हैं? यही माइकोराइजा के कारण कि 15 फुट 30 फुट नीचे जाके पानी लेके आना और 30 फुट ऊपर जमीन के ऊपर चढ़ाना, ये काम माइकोराइजा करता है। तो पानी देने का काम भी माइकोराइजा करता है। तो जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से पानी ला करके और प्रकाश संश्लेषण, सूर्य प्रकाश का उपयोग करके जो प्रकाश संश्लेषण भोजन जो पकाता है पौधा, और वो जो है जो भोजन पक गया तो उससे जो निकलता है वो निकलता है C6O12 और O6, इसको बोलते हैं ग्लूकोज। तो ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज यानी ऊर्जा, सबको चाहिए ना। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है। तो ये जो क्रम है कि प्रकृति में सबको ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा बनाने का काम, मतलब ऊर्जा को एक जो है एक रासायनिक सूत्र में बांधने का काम पौधा करता है। ऊर्जा तो हवा में है, पानी में है, ठीक है, मिट्टी में है, उसको जो है कार्बोहाइड्रेट में बदलना, फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में बदलना और ग्लूकोज से ऊर्जा में बदलने का काम पौधा करता है। तो प्रकृति में जो ऊर्जा एनर्जी बह रही है उसको एक स्वरूप देने का काम पौधा करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन बढ़ाता है, जो प्राणवायु है, सबको चाहिए। इस प्रकृति में सबको ऑक्सीजन चाहिए और सबको जो है ऊर्जा चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। अब ये ग्लूकोज जो है वापस पौधा अपने जीवन के लिए उपयोग करता है और जो बचता है उससे फल, ठीक है, फल बनते हैं।
इसी ग्लूकोज फल में कन्वर्ट होता है। यही ग्लूकोज पत्ती में रहता है, तो शाकाहारी जीव पत्ती खाता है तो उसके अंदर जाता है, फिर शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव जाता है उसके अंदर जाता है। ये फल के अंदर आया तो फल में ये ग्लूकोज रहते हैं, ये ग्लूकोज होता है जिसको फलाहारी यानी हम खाते हैं, ठीक है। और भी बहुत से जो है पशु पक्षी बंदर खाते हैं, तो ये जो है फलों के द्वारा ये ऊर्जा उनमें चला जाता है। तो इस तरह से प्रकृति की इकोलॉजी, जीवन चक्र की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। मान लो ये फल आया, फल को खाने का काम किया किसने? फलाहारी जीव ने। फलाहारी जीव को जो है खाने का काम फिर और जीव करते हैं। फलाहारी जीव में कई तरह के जीवाणु होते हैं जो जमीन के अंदर जाके और जीवन की संरचना शुरू करते हैं। इसके अलावा क्या होता है? पत्ती को खाने का काम जो है शाकाहारी जीव करते हैं, शाकाहारी जीव खाने का मांसाहारी जीव करते हैं, ठीक है ना। मांसाहारी जीव मरते हैं तो उनके जो है जीवन से कई तरह के जीवाणु जन्म लेते हैं, वो जमीन पे जाते हैं। इस तरह से जो है ये प्रकृति का चक्र, इकोलॉजी जिसको बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, ये चलता है। तो इकोलॉजी को पूर्ण कराने का काम जीवाणु से लेकर के और कई तरह के जंतुओं तक जीवन को जो है चलाने का काम जीव जो है उसका आधार बनता है पौधा, पेड़ और फसल, ठीक है। इतना ही नहीं, फसल से जो अन्न निकलता है उससे भी जीवाणु उत्पन्न होते हैं। अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती, भगवान कृष्ण ने कहा। और अपने अन्न द्रव्य रसायन, अपना जो TCBT का फार्मूला है उसका उपयोग करके हम अपने किसान जब उसका उपयोग करते तो बहुत ज्यादा रूट जड़ बढ़ता है। क्यों? उसमें बहुत मात्रा में जो है माइक्रोराइजा, अन्य भी अंडज बीजज स्वेदज जीव उसके अंदर होते हैं। तो ये हमारा जो अन्न निकलता है मनुष्यों का ही भोजन नहीं, पशु पक्षियों का भोजन होता है। कई तरह के जो है वो अन्न जमीन में गिरता है तो जीवाणुओं का भी भोजन होता है। तो जीवाणु से ये जो है पोषक तत्व तो लेके, और ना केवल जीवाणुओं को जीवन देता है, पशु को, पक्षियों को, ठीक है, छोटे छोटे कीट पतंगों को, जीवाणुओं को भी जीवन देता है। इसलिए कृषि बहुत आवश्यक कहा गया है। तो कृषि से ना केवल जीवन चक्र पूर्ति होता है, कृषि से जो है ऊर्जा जो है इस धरती में जीवन की शुरुआत करता है। तो ऊर्जा, फिर अणु यानी क्या? आप देखिए कृषि में कितने तरह के अणु जो है प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो हवा में कार्बन है, उस कार्बन को पौधा ग्रहण करके जमीन में स्टेबल करता है। जमीन में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जमीन में, जिसको आजकल कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, हवा में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है तो तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो जो है हवा के कार्बन को जमीन में स्टेब्लिश करके अणु के रूप में स्थापित करना, फिर इस कार्बन को यही जमीन से जो है लेकर के, और ये पौधा का तना, जो पौधे का तना बनता है उसमें 97% जो है कार्बन होता है। तो हवा के कार्बन से तना बन गया, शाखाएं बन गई, पत्तियां बन गया। तो ये सब क्या है? जमीन में कार्बन आ गया, पेड़ के ऊपर तो अणु बनाने का काम, और कार्बन से ही सब जो है चिपके होते हैं, कार्बन से ही जो है चिपका होता है फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन। ये पूरी धरती में जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम तुम हो, मतलब जो जलचर थलचर जितने भी जीव हैं, ये सारे जीव कार्बन से बने हैं। नभचर कोई भी जीव हैं, सब कार्बन से, पेड़ पौधे, हम तुम, सारे जीव जंतु सब कार्बन से बने हैं। तो हवा के कार्बन को अणु बना करके और उसको जो है वहां से जीवन शुरू करवाना। इतना ही नहीं, मिट्टी के फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सबको सजीव करता है। सबको जीवित करने का काम कौन करता है? कार्बन जो है करवाता है। खेती या फसल करवाते हैं, पेड़ पौधे करवाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे ना केवल ऊर्जा को जीवन प्रक्रिया में बदलते हैं, अणु को भी जीवन प्रक्रिया में बदलते हैं, जीवाणुओं को भी जीवन प्रक्रिया में बदलते। कैसे? जो भी पेड़ों से फल निकलता है उसमें कई तरह के जीवाणु होते हैं। हम जो फलों से जो जैव रसायन बनाते हैं उसमें कई तरह के जीवाणु हैं, अंडज, द्विदज, स्वेदज, जरायुज, ये बहुत मात्रा में है। फिर उसमें जो है ग्लूकोज होता है, तो उससे भी कई जीवों का जीवन चलता है।
इसके अलावा जो है, जो भी अनाज जमीन पे गिरता है, ठीक है, जो भी अनाज गिरा उसमें जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज जो होता है वो जमीन में गिरता है, तो उसमें से भी कई जो है उसमें उसके वो जब डिकम्पोज होता है तो उससे भी कई जीवाणुओं की जीवन की प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो ऊर्जा को जीवन रूप में, अणु को जीवन रूप में और जीवाणुओं को जीवन रूप में बदलने का काम पेड़ पौधे और फसलें करती हैं। ठीक है, इसीलिए यह जो है ऊर्जा चक्र को बढ़ाती है, ऊर्जा चक्र को भी शुरू करती है, जीवन चक्र को भी शुरू करती है। इसके अलावा पेड़ पौधे और फसल पंच महाभूत को शुद्ध करते हैं, सजीव करते हैं। पेड़ पौधे और फसलें जहां लगती हैं वहां ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन O2 6O2 निकाल रही है ना, ऑक्सीजन प्राणवायु निकाल रही है। ठीक है, फिर इससे क्या है, इससे वायु तत्व हमारा शुद्ध होता है, सजीव होता है। ठीक है, अग्नि तत्व शुद्ध सजीव होता है। पेड़ पौधे और फसलें जहां लगती वहां वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों से में जो है बादलों को जो है आकर्षित करने की शक्ति होती है। जहां जहां पर भी फसलें होती, पेड़ पौधे होते हैं, वहां हर वर्ष बारिश होती है। तो नीर तत्व भी शुद्ध सजीव होती है। भूमि तत्व तो जीवाणु के उत्पन्न होने से शुद्ध और सजीव होती है। गगन तत्व भी, जहां पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर जो ऑक्सीजन का लेयर है जिसको ओजोन परत कहा जाता है, जहां पर पेड़ पौधे खूब होते हैं वहां उसके ऊपर ओजोन परत एक लेयर होता है जो गगन तत्व की पूर्ति करता है, धरती सुरक्षित रहती है। इस तरह से ना केवल जीवन चक्र, ऊर्जा, अणु और जीवाणु अपितु पंच महाभूतों को भी शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करने का काम हमारी कृषि यानी खेती करता है। इसीलिए कहा, अभी हमारे जो है कृषि पाराशर में ऋषि पाराशर जी लिखते हैं कि सब काम छोड़ करके कृषि करे। मनुष्य को कहा गया है सब काम छोड़ करके उसको क्या करना चाहिए? कृषि करना चाहिए। इतना उसको जो है महत्व दिया है। तो इस तरह से जो है जंतु नाम जीवनम कृषि, ये जीवाणु जो है कृषि को बढ़ाते हैं और कृषि पूरे जीवन को ठीक करती है। एक और बात है, कृषि जो है पेड़ पौधे ना केवल सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता का भी उपयोग करते हैं। चंद्रमा की शीतलता और सूर्य की शक्ति, ये दोनों को मिलाने का काम भी पेड़ पौधे करते हैं और हमारी फसलें करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इन फसलों के जीवन को पूरा करने का काम मैंने क्या बताया? जीवाणु करते हैं। और फसल हमारे पूरे प्रकृति के इकोसिस्टम को ठीक करते हैं। तो पूरे प्रकृति के इकोसिस्टम को, पारिस्थितिक तंत्र को ठीक करना है तो कृषि करना है, और कृषि करना है तो जीवाणु जो है खेती में होने चाहिए। टीसीबीटी कृषि विज्ञान ने इस बात को समझा और समझ करके और जीवाणुओं की दुनिया को स्थापित करने के लिए प्रयास किया। हमने 2010 में जब प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई और हमें लगा कि बिना जीवाणुओं को खेती हो नहीं सकती, तो मैं और मेरी संस्था के जुड़े हुए 100 किसानों ने 2010-11 में 2010 और 11 के सत्र में हमने जो है 42 लाख का कल्चर खरीदा था। 42 लाख का ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। तब हमें लगा कि हम बाजार से इतना कल्चर खरीद रहे हैं, इससे अच्छा हम ही कल्चर बनाने का फैक्ट्री डाल लें। तो हमने खुद अपना लैब उस समय बनाया प्राकृतिक खेती शोध संस्था का। और जब हमने लैब बनाया, लैब की गतिविधि से जब मैं प्रत्यक्ष जुड़ा, तब मुझे ध्यान आया कि इन जीवाणुओं को तो हम जो है अलग अलग मिट्टी से उठा के आइसोलेट कर सकते हैं, गोबर से उठा के आइसोलेट कर सकते हैं, फल से निकाल के कर सकते हैं, फूलों के एंजाइम से कर सकते हैं। ठीक है, फलों के जो एंजाइम या जैव रसायन से हम कर सकते हैं। तो अलग अलग जगह से हमने आइसोलेट करना शुरू किया। वहीं से हमारी कहानी, ये 42 लाख के खर्चे के बाद हमें अकल आई थी
कि बैक्टीरिया को आइसोलेट करके बढ़ाने का काम हम कर सकते हैं 2010-11 के बाद, और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया। और आज जो है प्राकृतिक खेती शोध संस्था पूरे देश के किसानों को सरल ढंग से कैसे जीवाणुओं को आइसोलेट करना और खेती में कैसे इसको बढ़ाना, इसके बहुत बड़े विज्ञान को समझ लिया है। इतने बड़े विज्ञान को समझ लिया है कि अब किसी भी ऐसी भूमि में जो बहुत ज्यादा बंजर है, जहां कुछ हो नहीं सकता, हमारे किसान हैं वो खांडव प्रस्थ को बोल रहे हैं हम वन जो है इंद्रप्रस्थ बनाएंगे। तो ऐसी भूमि जहां बीज उगता तक नहीं है, उग गया तो 4 इंच से ज्यादा बढ़ता नहीं, ऐसे राजस्थान में ऐसे इलाकों में भी हमारे किसान बहुत अच्छी सफलता से खेती कर रहे हैं और रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं। उन सब किसानों की वीडियो मेरे YouTube चैनल ताराचंद बेल जी की पाठशाला में आप निरंतर देख ही रहे होंगे, उन सब के संपर्क में होंगे भी। तो ये जीवाणुओं को हमको खेती में बढ़ाना है तो इसके विज्ञान को समझना पड़ेगा। आइए अब हम जीवाणु विज्ञान को समझना शुरू करते हैं TCBT यानी ताराचंद बेल जी तकनीकी कृषि विज्ञान में के अंतर्गत। तो अभी जो है प्रकृति में 2 तरह के जीव हैं, एरोबिक यानी हवा की उस उपस्थिति में काम करने वाले, और अनएरोबिक यानी हवा की अनुपस्थिति में काम। जैसे मैंने बताया माइकोराइजा जमीन के अंदर अंदर जाता है और पौधे के अंदर अंदर, तने के अंदर अंदर से जो है ऊपर तक पत्तियों तक जाता है। हवा की उपस्थिति में वो संकुचित होता है, डॉर्मेंसी में चले जाता है। ऐसे जीव भी हमारे खेत में होने चाहिए। तो इसी के लिए हमने क्या किया है, जब भी पेड़ पौधे हम लगाते हैं तो जो नारियल पानी होता है ना, खाली वाला नारियल पानी जिसको लोग नारियल पानी पी के फेंक देते हैं, उस नारियल पानी को हम ऐसे 2 रखते हैं। एक नारियल पानी, सूखा हुआ नारियल पानी, ये जो है का जो पानी पीने के बाद जो फेंक देते हैं उसको एक नीचे रखते, तो ये अनेरोबिक बैक्टीरिया को, अंदर द्विदज और स्वेदज जरायुज को, और जो ऊपर की ओर रखते मुख करके वो एरोबिक जो है जीवाणुओं को अपने यहां पर प्रश्रय देता है। ठीक है, ये एरोबिक अनेरोबिक जीवाणुओं को अपने खेत में स्थापित करने की बड़ी सरल पद्धति है। ऐसा 2x2 का गड्ढा खोद के और ये 2 रख दो और पेड़ कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो पेड़, इनको कहीं भी किसी भी कोने में रख दो, बस 2 ही रख दो, एक एरोबिक एक अनेरोबिक जीवों की स्थायी तौर पर उत्पत्ति का ये जो है प्रश्रय देने का सबसे सरल साधन हमने खोजा। इसके अलावा और क्या करता है, ये नारियल का जो खाली वाला भाग है ये जो है पानी को सोखता है। इसके ऊपर का जो बूजा होता है ना नारियल के ऊपर को, वो पानी को सोख लेगा जब भी पानी इसको मिलेगा। और फिर जब यहाँ मिट्टी में पानी नहीं होगा, यहाँ मिट्टी में जब पानी नहीं होगा तो ये धीरे धीरे पानी रिलीज करेगा। तो ना केवल ये जीवाणुओं को अपने यहाँ पर रखता है, पानी भी धीरे धीरे देता है। तीसरा काम क्या करता है, जिसमें कार्बन होता है, ये जो नारियल के जो ऊपर का बूजा और वो अंदर का कठोर भाग, कार्बन का सबसे स्थायी कार्बन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ये धीरे धीरे कार्बन भी देता है जिससे पौधा बढ़ता है। तो ऐसे ये काम करता है। तो ये 2 तरह के जीवाणु हैं। अब इन जीवाणुओं की उत्पत्ति का जो है TCBT कृषि विज्ञान में जीवाणु कितने तरह के होते हैं, एरोबिक अनेरोबिक, तो आज के विज्ञान ने कहा है। मैं प्राचीन विज्ञान पर बताता हूं कि जीवाणु कितने तरह के होते हैं। तो TCBT कृषि विज्ञान का जो जीवाणु ज्ञान है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे जो है प्राचीन जो है विज्ञान में हमारे पूर्वजों ने 4 तरह के जो है जीवों की उत्पत्ति का आधार बताया है। पहला है अंडज, दूसरा है द्विदज, तीसरा है स्वेदज, चौथा है जरायुज। तो अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज 4 तरह के जो हैं जीव इस प्रकृति में पाए जाते हैं। अंडज मतलब क्या, अंडज मतलब होता है एक जो टिश्यूस है, टिश्यूस हमारे शरीर में रोज 14 लाख टिश्यूज जन्म लेते हैं। कितने टिश्यूज, 14 लाख टिश्यूज जन्म लेते हैं हमारे शरीर में रोज। 14 लाख कोशिकाएं हमारी इस चमड़ी में रोज मरती है, जो बाल नाखूनों के रूप में निकलती है, उनके जगह रिप्लेस करने के लिए रोज 14 लाख अंडज हमारे शरीर में आते हैं और वो जीवित होते हैं। तो उनको ये जो टिश्यूज हैं
ये जो हैं इनको जीवन देने का काम ये सबसे सूक्ष्म जीव करता है। जीवन की उत्पत्ति हमेशा अंदर से होती है। किसी भी पेड़ में फूल फल कहां से आते हैं? अंदर से ही निकलते, बाहर से तो आते नहीं। तो जीवन की उत्पत्ति हमेशा अंदर से होती है, हमेशा। तो जैसे हमारे खून में अमीनो एसिड बनता है, हमारे खून में वो विभिन्न तरह के अणु जो है, अमीनो एसिड के अणु अलग अलग होते हैं, वो जुड़ते हैं, जुड़ते चले जाते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। जैसे उसमें गर्माहट आती है, एक सूक्ष्म जीव उसके अंदर से खुद ब खुद उत्पन्न होता है और वो उत्पन्न होते ही वो कहला जाता, वो ऊतक, टिश्यूज कहलाता है। तो टिश्यूज बनाने का काम अंडज नाम के सूक्ष्म जीव ने किया है। इसको और समझना है तो समझिए कि मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके अंदर केवल अमीनो एसिड होता है। कई तरह के एसिड्स जो हैं अलग अलग लेयर में होते हैं, ठीक है। अंदर पीला होता है, फिर शायद और थोड़ा पीला, फिर सफेद, आखिरी में पूरा सफेद होता है, ठीक है। और उसके ऊपर सफेद खोल होता है। तो मुर्गी जब अंडा देती है तो उसके अंदर अमीनो एसिड ही है। ये सूक्ष्म जीव उसके अंदर आता है, आता नहीं है, उसके अंदर से ही प्रकट होता है और फिर उसमें जीवन की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे उसका हृदय बनता है, हृदय धड़कता है, फिर हाथ पैर निकलते हैं, फिर चोंच निकलता है, फिर वो चोंच से अंडे के ऊपर के खोल को तोड़ के जो चूजा निकलता है, तो वो है अंडज। तो जैसे मुर्गी के अंडे में जीवन की उत्पत्ति अपने आप हुई, अंदर से आया, वैसे ही हमारे शरीर में रोज 14 लाख कोशिकाएं बनती हैं। और वैसे ही खेती के अंदर बीज से जो पत्ता निकलता है, उस पत्ते में भी ऐसे ही जो है जीवन देने का काम। फिर एक पत्ते में लाखों करोड़ों अंडज होते हैं, लाखों करोड़ों टिश्यूज होते हैं। उन सब टिश्यूज में मान लो ये पत्ता है, ठीक है, इस पत्ते में कितने तरह के जीव होंगे सोचो, कितने तरह के, जहां तहां ये सब करोड़ों करोड़ों जो है टिश्यूज है एक एक पत्ते में, ठीक है। करोड़ों करोड़ों ऊतक हैं। इन करोड़ों करोड़ों ऊतक को जीवन देने का काम यही अंडज नाम का जीव करता है। कितना महत्वपूर्ण है जीव खेती में होना। आधुनिक विज्ञान इस जीव की उत्पत्ति कैसे होती है और ये कैसे काम करता है, वहां तक अभी ठीक से पहुंचा नहीं है। हमारे पूर्वज ये पहुंचे थे, जानते थे, इसलिए खेती में सबसे महत्वपूर्ण है जो टिश्यूज को जीवन देने वाला आधार जो जीव है अंडज, वो होना चाहिए, ठीक है। फिर है द्विदज। द्विदज यानी जो एक का 2 करता हो, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, यानी जो टिश्यूज है बना है उसके अंदर जो जीवन है, तो उस जीवन को जो है बढ़ाना है तो 2 का 4 होना जरूरी है। जो 2 पत्ते आए वो 4 पत्ते होते, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64। फिर पत्ते ज्यादा होने लगे तो टहनी बढ़ गई, टहनी निकल गई, ठीक है। 2 टहनी के बजाय 4 टहनी आ गई, फिर 4 के बजाय 8 टहनी, 8 के बजाय 16 टहनी। ऐसे 2 का 4 करने वाला जो जीव है वो है द्विदज। आधुनिक विज्ञान इसको फंगस कहता है, ठीक है, द्विदज। इसका होना खेत में बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये जो द्विदज है, फंगस है, ये जो है शाखाओं को बनाता है, पत्तियों को बनाता है, शाखाओं को बनाता है, फूल लेके आता है, फल लेके आता है। जब फूल आते हैं तो कितने सारे फूल आते हैं। तो ये जो है द्विदज इस खेती का दूसरा महत्वपूर्ण, ये जीवन देता है, ये जीवन को बढ़ाता है। ये दोनों जीव बहुत महत्वपूर्ण है, अंडज और द्विदज। फिर हमने कुछ ऐसे द्विदज देखे हैं जो खेती के फंगस को खाते हैं। खेती के जो खराब वाले फंगस, खराब वाले बैक्टीरिया, खराब वाले जीव, जितने शाकाहारी जीव हैं, चाहे वो माहू, मच्छर, तेला, चेपा, इल्ली हो, सुंडी जिसको बोलते हैं, ये दिखने में सुंदर होते हैं। जो इल्ली होती है उसकी मक्खी दिखने में अच्छी होती है ना, तितली होती है, तो वो दिखने में सुंदर है, लेकिन ये नेगेटिव हैं। ये खेती को खत्म करने वाले, इनको खत्म करने वाले भी बहुत से ऐसे फंगस हैं। और वृक्षायुर्वेद में ऐसे सूक्त लिखे हैं, इन सब फंगस को निकालने का फार्मूला वृक्षायुर्वेद में लिखा है। दिखाओ वृक्षायुर्वेद। तो ये जो वृक्षायुर्वेद है, ये जो वृक्षायुर्वेद है, ये वृक्षायुर्वेद जो है आज के 1800 साल पहले लिखी गई है।
और ये जो है अंडज, द्विदज क्या होते हैं, इनको कैसे जो है इनको निकाला जाए। अलग अलग तरह के फल फूल पत्तियां, इसमें तो मांस और मछलियों का भी उपयोग है, उनके द्वारा कैसे निकालना है इसमें वर्णन है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, जीवाणु विज्ञान की ज्ञान आज जितना है उससे भी ज्यादा ज्ञान हमारे भारत में 2000 साल पहले, 5000 साल पहले था। तो इस विज्ञान को विकसित करने का काम हमारे पूर्वजों ने किया। हमने प्राचीन विज्ञान से ऐसे जो है 35 तरह के ऐसे भी फंगस आइसोलेट किए हैं जो खेती में जितने भी प्रकार पौधे को बढ़ाने का काम और जितने भी कीट हैं उनको खत्म करने का भी काम करता है, और इसलिए इतने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। फिर हमारे पूर्वजों ने ये जीवाणु कैसे बढ़ेंगे उसका भी विज्ञान बताया है, चलो मैं बाद में बताता हूं। अभी हम आते चौथा, स्वेदज। स्वेदज यानी अपने ही मल मूत्र पसीने से जो उत्पन्न हो जाते हैं वो जीव, उन जीवों का मल मूत्र पसीना, एक छोटा सा बाल का टुकड़ा भी होगा तो उसी से उत्पत्ति हो जाएगी और बाद में फिर वो जो है नर मादा की क्रिया करके बच्चे पैदा करते हैं। तो स्वेदज यानी अपने मलमूत्र पसीने से उत्पन्न होने वाले जीव। जैसे उदाहरण बताता हूं, गांव में खाट होती, खाट में खटबल होते हैं, तो किसान क्या करता है, सारे खाट को निकालता है, पूरे गर्म पानी से नहला देता है, कई तरह के केमिकल से भी पूरे जो है पूरे खाट को नहला देता है, साफ कर लेता है, और फिर उस खाट को पुनः गूंथता है। 3-4 महीने बाद फिर उसमें खटमल आ जाते हैं। क्यों? उसने गर्म पानी से जो है खौलते पानी से पूरे खाट को नहला तो दिया, पर कहीं भी थोड़ा सा खटमल का छोटी सी भी जो है बाल, उसका मल, उसका मूत्र, उसका पसीना भी थोड़ा सा कहीं होगा तो वहां से फिर उत्पन्न हो जाएगा। और फिर जो है वो खटमल क्या करता है, नर मादा से क्रिया करके और बच्चे पैदा, जरायुज यानी बच्चा पैदा करने की भी प्रक्रिया। पहले जो है पसीने से उत्पन्न होता है, फिर बच्चे पैदा करके भी उत्पन्न होता है। तो दोनों तरह के जरायुज यानी गर्भ धारण करके उत्पन्न होने करने वाले जीव। तो अभी आपने देखा होगा जहां भी जैविक खेती, अभी जहां भी जो है टीसीबीटी जैविक खेती है, अब टीसीबीटी भूमि उपचार हो रहा है, जैविक खेती हो रही है, प्राकृतिक खेती हो रही है, वहां अपने आप सारे जीव आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? रासायनिक खेती के कारण वो जीव मर गए, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उनमें अंश है, वहां उस मिट्टी में है, तो उनमें से वापस जो है वो प्रकट हो जाएंगे और फिर वो जो है बच्चे पैदा करके बढ़ने की प्रक्रिया भी करेंगे। तो इस तरह से स्वेदज नाम का जो जीव है वो आज के विज्ञान का जो बैक्टीरिया, जिसको आज का विज्ञान बैक्टीरिया कहता है, ये बैक्टीरिया उत्पन्न अपने आप होते हैं। और ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन देते, खनिज तत्व देते हैं पौधे को जो है 0.45% फास्फोरस, 0.40% पोटास, 0.15% जो है 15% कैल्शियम सल्फर और मैग्नीशियम वो देता है, 0.05% आयरन बोरान जिंक चाहिए, ठीक है, मैग्नीज चाहिए, कॉपर चाहिए, वो देने का काम ये सारे जीवाणु करते हैं। तो ये सारे जीवाणु जो है ये अपने आप उत्पन्न होने वाले हैं, बस परिस्थिति बनाना है उनके लिए और ये उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये जो है टीसीबीटी कृषि विज्ञान में इन जीवाणुओं को लाने की बड़ी सरल विधियां हमने विकसित की है, वो हम बताते हैं। जरायुज चौथा जीव, मतलब जो मल मूत्र पसीने से उत्पन्न होते हैं। जरायुज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो है जरायुज, ठीक है। जैसे मनुष्य का बच्चा गर्भ से आता है ना, जो है जितने भी ऐसे बच्चे हैं, जैसे चमगादड़ का बच्चा गर्भ से आया, हाथी, घोड़ा, कितने हैं जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवों में भी गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं। जैसे केचुआ गर्भ से उत्पन्न होता है, एक ही केचुआ, उसमें नर भी होता है मादा भी होता है एक ही केचुए में, पर वो निषेचन से उत्पन्न होने वाले जीव हैं जरायुज, जो गर्भ में धारण करते हैं, फिर अंडे देते हैं, कुछ सीधे बच्चे देते हैं और फिर उत्पन्न होते हैं। तो अंडे बच्चे जो गर्भ से उत्पन्न होके आते हैं उनको सबको जरायुज की श्रेणी में। तो ऐसे सूक्ष्म जीव भी हैं, उसमें है केचुआ, ठीक है।
तो स्वेदज से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया क्या करते हैं भाई, ये खनिज तत्व देते हैं। मतलब खेती में अंडज जीवन देता है, द्विदज इसको बढ़ाता है, स्वेदज यानी बैक्टीरिया जो होते हैं पीएसबी केएसबी वो न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन मात्र 1% चाहिए, मात्र 1%, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए बैक्टीरिया। आज का विज्ञान खूब जैविक खेती के नाम पे बैक्टीरिया डलवाता है, मतलब 1% का काम कर रहा है, ये काम तो कर ही नहीं रहा है। इसलिए आज के जैविक खेती में इसीलिए परिणाम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मूल काम जीवन देने का काम और बढ़ाने का काम कर नहीं रहा है आज का विज्ञान। लेकिन टीसीबीटी ने ये दो जीवाणुओं को, अंडज और द्विदज को बड़े मात्रा में डलवा रहा है। कैसे डलवा रहा है बताएंगे, ठीक है। जरायुज में जो केचुआ है वो मिट्टी की जुताई का काम करता है, ऊपर की मिट्टी खाता है नीचे छोड़ता है, नीचे की मिट्टी खाता है ऊपर छोड़ता है। 5 फुट 10 फुट 15 फुट की मिट्टी को खाना नीचे छोड़ना, और ऊपर की मिट्टी खाना नीचे जड़ों के पास छोड़ना, ये काम करता है केचुआ। बहुत सारे जीव हैं केचुआ जैसे और भी, है ना, और केचुए की भी जो है हजारों प्रजातियां हैं। तो जो इंडोजेइक है, जो सफेद रंग का केचुआ होता है, ये केचुआ खेती में चाहिए, क्योंकि ये जमीन के अंदर जाता है 2 फुट 3 फुट 5 फुट 10 फुट 15 फुट 30 फुट, और वहां से मिट्टी को खा के ऊपर छोड़ता है। तो ये क्या करता है, ये खेती में न्यूट्रिशन तो देता ही देता है, नीचे की मिट्टी ऊपर करना, जुताई करता है, जड़ों को अंदर जाने की जगह बनाता है, जो बारिश का पानी उसको अंदर भेजने की जगह बनाता है। और बारिश का पानी अंदर जाएगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद जो हम कुएं से ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं। बारिश का पानी अंदर जाएगा तो धरती का जो है, धरती के अंदर जो है जो ताप है, जो गर्मी है, वो ऊपर नहीं आएगी, ठीक है, भूकंप नहीं आएगा, उससे ज्वालामुखी नहीं फटेगा। तो ये छोटा सा केचुआ जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है और दांत नहीं है, वो 30 फुट नीचे जाके छेद करता है और वहां तक पानी जाता है। उसके बाद पानी का लेयर है 30 फुट नीचे, ठीक है, और उसके बाद जो है पानी अंदर तक चल जाना शुरू हो जाता है। तो ये छोटा सा केचुआ जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दांत नहीं है, वो धरती को भूकंप और ज्वालामुखी से बचाता है। वो खेती की जुताई करता है, जो खेती का बहुत आवश्यक काम है। तो इस तरह से 4 तरह के जीव इस जो है हमारी खेती में होना चाहिए। इस जीवन विज्ञान को पूर्णता से भारत का प्राचीन विज्ञान बताता है, और इस प्राचीन विज्ञान को निकाल करके हमने आज की खेती में स्थापित किया है। इसलिए टीसीबीटी कृषि विज्ञान में जबरदस्त पैदावार किसानों की आ रही है। जो मैं किसानों को बोलता हूं, केवल नक्षत्र पर बोना है, नक्षत्र पर काटना है, बाकी कुछ काम नहीं करना। प्रकृति में सारा काम ये जीवाणु करते हैं, सारा काम, पौधे को बीज को अंकुरित करने, बढ़ाने, उसको फूल लाने, उसमें परागण करने, उसका जो है प्रकाश संश्लेषण करवाने, उसके फल को बढ़ाने, फल को पकाने का सारा काम जीवाणु, इवन ही खरपतवार रोकने का काम भी जीवाणु करते हैं। टीसीबीटी कृषि विज्ञान में जैसी खेती शुरू करता है, किसानों के खेत में खरपतवार आने कम हो जाते हैं। क्यों? हमने फसलों के जीवाणु को खेत में बढ़ा दिया। आज के जो आधुनिक विज्ञान है, जो रसायन विज्ञान है, वो फसलों के जीवाणु को नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि फसलों के लिए तो वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन डीएपी यूरिया दे रहे हैं, तो जीवाणुओं की जरूरत नहीं है। जीवाणु कौन से बढ़ रहे हैं? खरपतवार के बढ़ रहे हैं। इसलिए आज की आधुनिक खेती में खरपतवार बढ़ रहे हैं। खरपतवार बढ़ाने वाले जो है जीव खेत में बढ़ रहे हैं। आधुनिक खेती में जितना ज्यादा मिट्टी में जुताई होगी, उतना ज्यादा खरपतवार बढ़ेंगे और उतना ज्यादा कीट हमारे खेत में पैदा होंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि टीसीबीटी कृषि विज्ञान में जीवाणुओं की उपलब्धि हम कैसे करेंगे, इसको क्रम से हम समझें। तो पहला जो है हमारा फार्मूला है जैव रसायन। जैव रसायन में क्या है? गुड़ है 1 भाग, फल है 3 भाग और पानी है 10 भाग। ठीक है, गुड़ फल पानी 3 चीजों से बनता है। 90 दिन में ये तैयार हो जाता है। इसमें बहुत अच्छी सौंधी खुशबू आती है। क्यों खुशबू आती है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जहां सुगंध होगा वहीं पुष्टिवर्धन होगा, तो इसमें बहुत अच्छी सुगंध आती है। सुगंध आती मतलब अच्छे जीव आ रहे हैं। तो इसके अंदर अंडज, द्विदज और स्वेदज तीनों तरह के, ठीक है, इसमें जो है 70 से 75% अंडज, फिर
22 से 25% तक द्विदज और 3 से 4% स्वेदज नाम के जीव इसमें होते हैं। ये टीसीबीटी कृषि विज्ञान के माला विज्ञान से हमने ये पता किया है। ठीक है, तो इतना जो है इसमें वो जीव जो खेती को जीवन देता है वो जीव है इसमें 70 से 80% वो जीव है, और जो खेती को बढ़ाता है वो जीव है 20 से 30%। ठीक है, ये 70 से 80 है, 20 से 30 ये है। तो स्वेदज भी है उसमें जो है 2 से 3% स्वेदज भी है। तो ऐसे जीव इसके अंदर जो हैं। इसलिए जहां जहां भी जैव रसायन डाला है वहां जो है पौधों में पत्तियों में 4 से 5 गुनी पत्ती बढ़ गई। अब पालक की पत्ती इतनी लंबी, एक ही पत्ते से में रख के खाना खा सकते हैं, ऐसा पत्ता आ गया। जो है जो सरसों का पत्ता वो इतना लंबा हो गया, हाथी का कान बन गया। तो पत्तों की चौड़ाई बढ़ जाती है। क्यों? जीवन देने वाले और जीवन बढ़ाने वाले दोनों जीव सबसे ज्यादा इसके अंदर है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज है, पूरा का पूरा उसमें ग्लूकोज है। तो पौधे को बना बुनाया भोजन मिल गया। जैसे डीएपी यूरिया बना बुनाया भोजन है, वैसे बना बुनाया भोजन मिल गया। तो इसलिए जैव रसायन हम बड़े लेवल पर टीसीबीटी कृषि विज्ञान में बनवाते हैं। फिर और कौन से? सजीव जल, ये दूसरा फार्मूला। इसमें पानी रहता है, 180 लीटर भी डाल सकते हो, 200 लीटर पानी। ठीक है, गोबर 10 किलो, गौमूत्र 1 लीटर। पहले हम 10 लीटर डालाते थे, फिर हमने धीरे धीरे पिछले 2-3 साल के प्रयोग के बाद अब 1 लीटर पर्याप्त है। गुड़ 1 किलो पर्याप्त है। छाछ 1 लीटर पर्याप्त है। देसी गाय का छाछ, दूध से बना हुआ छाछ। मिट्टी 1 किलो बरगद या पीपल के नीचे चाहिए, वहां कई तरह के जीवाणु हैं। तो इनको सबको डालिए, इनके अंदर जो है इसको रखना है 6-7 दिन। सजीव जल तैयार हो गया। इसमें भी बड़ी अच्छी सूंधी खुशबू आती है। इसके अंदर भी अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायु चारों तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। इसको डालना है, कुछ 1000-2000 लीटर डाल दो, खेती बड़ी अच्छी हो जाती है। फिर उसके बाद है गोवर्धन सजीव खाद। ठीक है, दानेदार रूप में खाद बनाना है। तो जो भी 20-25 किलो गोबर निकलता है उसमें 1 किलो गुड़ मिलाना है। पहले अच्छे से दोनों हाथ से मसल के गुड़ मिलाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए। ठीक है, प्रार्थना करते हुए गुड़ मिलाते हैं। फिर उसमें हम गौमूत्र मिलाते, छाछ मिलाते, 1 किलो चावल के टुकड़े मिलाते हैं। ठीक है, मिट्टी मिलाते हैं। फिर इसको किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं, ऐसा गोवर्धन बना के उसके ऊपर पत्तों से ढक देते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण कराने वाले बैक्टीरिया उसमें आए। जो चिकने भाग हैं वो गोबर से ऐसे सटा के रख देते हैं। फिर उसमें जो है फूल रख देते हैं। क्यों? फूल के भी उसमें जीवाणु आए, सुगंधित जीवाणु। फिर प्रार्थना करते हुए गोवर्धन, मैंने आपको मेरे खेत में अणुओं और जीवाणुओं को स्थापित करने के लिए बनाया है, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे ईश्वर, इस कार्य मेरी मदद करें। टीसीबीटी जो है मूल प्राकृतिक और आध्यात्मिक खेती है। प्रार्थना एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है। जैसे जो है, जैसे कार एक टेक्निक है, मोबाइल एक टेक्निक है, वैसी प्रार्थना एक टेक्निक है। पर यह टेक्निक ऊर्जा विज्ञान की है, तरंगों की टेक्निक है। इसलिए जो है हमें दिखाई नहीं देती है, पर ये करने से स्पष्ट जो है परिवर्तन आता है। ये हमने कई बार जो है कई तरह से जो है गोबर से, मिट्टी से जो है और पानी में प्रार्थना करके मैंने प्रशिक्षण में दिखाया है। तो इस तरह से पत्ते फूल और प्रार्थना करके हमें गोवर्धन को स्थापित करते। 3 दिन तक पत्ते फूल बदलते हैं, प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद इसको छांव में सुखा लेते हैं, फिर इसको खेत में डालते हैं। इसमें भी अंडज, द्विदज, स्वेदज और चरायुज चारों तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये जो है ये चारों तरह के जीव इसमें भी आते हैं। इसलिए इस खाद के भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। जहां जहां भी ये खेत में खाद डलता है वहां जो है 1-1.5 हफ्ते बाद उसमें ऐसा मिट्टी में ऐसा भुरभुरापन अलग से ही दिखा देता। छोटे छोटे जो ऐसे मिट्टी में ऐसा ऊपरी परत में ऐसे परिवर्तन आते दिखता है। तो ये इन्हीं जीवों के कारण संभव है। फिर गोवर्धन खनिज खाद भी एक हमारा फार्मूला है जिसमें अणु और जीवाणु दोनों हैं, दोनों का संसार पूरा है। खेती के लिए जितने अणु चाहिए वो इसके अंदर इसमें होते हैं, और खेती के लिए जितने जीवाणु चाहिए वो भी इसके अंदर हैं।
ठीक है। एक प्रकार का बना बुनाया खाद की बहुत से किसान कहते हैं, मेरे को जो है 10 साल से मेरे को लगातार किसानों ने कहा कि बना बुनाया दो, हम बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे किसानों के लिए जो है अणुओं और जीवाणुओं का भंडार भी टीसीबीटी कृषि विज्ञान में बनाया गया, जिसका नाम है गोवर्धन खनिज खाद। क्या है इसके अंदर? गोवर्धन सजीव खाद जो हमने पहले आपको बनाना बताया, फिर जैव रसायन ये भी बनाना बताया, ठीक है। जीवाणु जल ये भी बनाना बताएंगे। इसके अंदर सभी तरह के जीवाणु हैं जो हमने मध्य प्रदेश के कान्हा किसली के उन जंगलों में जहां 50 फुट ऊपर सरेई के पेड़ होते हैं, जो पूरी भरी गर्मी में अप्रैल मई में जो पत्ते निकालते हैं, और जो ऐसे पेड़ों का निर्माण करते हैं जो पानी में डूबा रहे तो भी वो पेड़ नहीं सड़ते। जो रेलवे ट्रैक में जो लकड़ी बिछते थे पहले, वो सब सराई के पेड़ के थे, वो सब हमारे बालाघाट के कान्हा किसली जंगलों के पेड़ थे। सराई के पेड़ जो 50 फुट 70 फुट के होते हैं, और जिसका पेड़ इतना मजबूत होता है, उसके नीचे जो माइक्रोब्स हैं, उन माइक्रोब्स को हमने आइसोलेट किए। फिर और कौन से हैं? जो कुणप जल में माइक्रोब्स हैं, जो फंगस हैं, अंडज, द्विदज और जो है स्वेदज, जरायुज हैं, उनको आइसोलेट किए। जो बालाघाट में कॉपर का माइंस है, ठीक है, मलाजखंड ताम्र परियोजना, वहां से जो है वो जो तांबे की मिट्टी फेंकते हैं, तो वहां भी कई तरह के जीवाणु हमको ऊपर ही मिले। ऐसे देश भर में जहां से अच्छे जीवाणु हैं, उन सब जीवाणुओं को आइसोलेट करके बनाया गया है। गोबर में हमारे यहाँ जो गाय जंगल में चरती, उनके गोबर से, फिर जो जंगली फल हैं उनके जो है क्या बोलते हैं, जैव रसायन से, जो जंगली जो है जो भी ऐसे बहुत मीठे फल हैं, उन फलों के जैव रसायन से हमने ये सब जो है कई तरह के जीवाणुओं को आइसोलेट करके, और किसानों की संस्था इसको आगे बढ़ा रही है, ताकि जिसको बना बुनाया मतलब अच्छा जो है, जो अभी जो होता हर किसान चाहता है ना, मुझे अच्छे प्रजाति की गाय मिले, तो हमने अच्छे प्रजाति के जीवाणुओं को सरल ढंग से कैप्सूल कल्चर टेक्निक से कैप्सूल में कन्वर्ट करके लाइफोलाइज से उनको जो है पाउडर बना के, और साधारण ढंग से सबसे सुरक्षित टेक्नोलॉजी है जीवाणुओं की आज तक की, कैप्सूल कल्चर। लिक्विड पाउडर 6 महीना, लिक्विड 1 साल, कैप्सूल कल्चर 3 साल कहता है भारत सरकार, पर हमको ऐसा लगता है 10 साल भी कैप्सूल के अंदर भरे रह जाएंगे तो ये जीवाणु खत्म नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। इतनी सुरक्षित टेक्नोलॉजी है, सुरक्षित भी है और प्रभावी भी है और टिकाऊ भी है, 10 साल रह सकता है। फिर फफूंद बख्शक, कई ऐसे फफूंद हैं खेती में आजकल, भयंकर कीट आ गए हैं, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, इल्ली भी कई तरह की, अमेरिकन सुंडी, तो वो जो है आपका जो है कपास की सुंडी, तो मिली बग, कितने तरह की कीट आज आ गए हैं। वो सारे कीटों को खाने वाले जीव, ठीक है, फफूंद भक्षक और कीट भक्षक में हैं। फिर इसमें लाल, पीली, सफेद मिट्टी मिलाते। लाल मिट्टी में आयरन होता है 28 से 30%, पीली मिट्टी में 30-35% जो है सल्फर होता है, सफेद मिट्टी में 55-60% कैल्शियम होता है। खेती में चाहिए क्या? यही तो चाहिए, लाल जो है आयरन ही नहीं होता इसमें, और भी मिनरल्स, तो आयरन और सल्फर और कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व रहते हैं। तो हम मिट्टी के माध्यम से खेत में ऐसे फर्टिलाइजर डालने में हमें सफलता मिली है जो है कि जो फर्टिलाइजर डालने से भी नहीं मिलेगी, वो हम जो है मिट्टी के माध्यम से वैसे उर्वरक और फर्टिलाइजर डाल पाने में सक्षम हो रहे हैं। इसके अलावा मिनरल मिक्सचर में और भी तरह के जो हैं पोषक तत्व हैं, खनिज तत्व हैं। इसके अलावा भस्म रसायन में भी ऐसे खनिज तत्व हैं, जिंक, मैग्नीज, कॉपर जैसे, जो खेती के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इस तरह से ये जो हैं, इधर सभी तरह के अणु और इधर सभी तरह के जीवाणु, इनका भंडार है। सभी तरह के जीवाणु, अंडज, द्विदज, स्वेदज और जरायुज, और सभी तरह के अणु भी हैं खेती में के लिए उपयोगी। तो ये जो है अणु और जीवाणुओं का भंडार है। क्या? गोवर्धन खनिज खाद। इसके अंदर केवल 25 किलो प्रति एकड़ किसान को बुआई के पहले डालना है। फिर पहली सिंचाई के पहले 25 किलो, दूसरी सिंचाई के पहले 25 किलो, तीसरी सिंचाई के पहले 25 किलो, तो लगभग 1 सवा कुंटल में
कोई भी ऐसी फसल जो 4 महीने 5 महीने की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। जो साल भर की फसल है, गन्ना और कपास जैसी जो लंबी अवधि की फसल है, उसमें थोड़ा ज्यादा चाहिए, 1.5 क्विंटल। तो ये जो है गोवर्धन खनिज खाद रासायनिक खेती के जो ऐसे फर्टिलाइजर है, डीएपी और पोटास, उन सबको रिप्लेस करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इस 25 किलो के बैग से मात्र 2 किलो भी अगर किसान जो है उसको निकाले, 200 लीटर पानी में डाले, 2 किलो जो है और 1-8 किलो गुड़ डाल दे और इसको जो है 3-4 दिन 6-7 दिन तक रखे, उसके बाद छान के स्प्रे कर दे, तो फसल में एकदम से चमक आती, फसल बढ़ती है और पत्तों में चमक आती। क्यों? इसमें अणु 2 किलो में ही इतने अणु और जीवाणु हैं कि फसल को बढ़ाने में सक्षम हैं। बहुत से किसानों ने गुजरात के, महाराष्ट्र के केवल 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद को जो है 200 लीटर पानी में डाल के और जो है 6-7 दिन फर्मेंट करके स्प्रे किया, बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो गोवर्धन खनिज खाद का गोबर, ठीक है, और ये इसके मिनरल्स मिला करके खेती में न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का इतना बढ़िया जो है उत्पाद हो गया है कि किसानों को बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आ रहे हैं। इसके कारण गौशालाएं जो है, सभी की सभी गौशालाएं स्वावलंबी भी हो रही है खाद बना करके। तो भारत में ऐसे बहुत अच्छी गौशालाएं जहां देसी गाय है, वहां ये खाद बन रहा है और आसपास के किसानों को मिल रहा है। जो किसान जिनके पास जो है 500-700 गाय हैं, वो किसान भी इस खाद को बना करके और आसपास के किसानों को दे सकता है। तो टीसीबीटी का बहुत अच्छा उत्पाद है गोवर्धन खनिज खाद। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं जीवाणु जल। मैंने पिछले उसमें बताया ही है कि जीवाणु जल में पानी, कैप्सूल कल्चर और गुड़ रहता है। इसमें भी जो है चारों तरह के जीव रहते हैं और सबसे सुरक्षित, सबसे प्रभावी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। और यह खेती में जब जीवाणु जल जाता है तो मिट्टी में जीवाणुओं को बढ़ाता है। अपना ऊर्जा जल अगर जो है 4-6 बार ऊर्जा जल चले जाए तो कीटाणु मरते हैं और उसके बाद जीवाणु जल जाए तो अपने जीवाणु बढ़ते हैं। यही टीसीबीटी की विशेषता है कि नकारात्मक जीवाणु हमारे काम से मरते हैं, है ना। नकारात्मक जीवाणु हमारे काम से मरते हैं और सकारात्मक जीवाणु, जो सकारात्मक जीवाणु है इसमें अंडज जो है द्विदश, स्वेदज और जरायुज, ये बढ़ते हैं। तो जीवाणु जल भी बहुत अच्छा उत्पाद है, सब किसानों को डालना चाहिए। इसके आगे अन्न द्रव्य रसायन। अन्न द्रव्य रसायन जो है ये टीसीबीटी का ऐसा उत्पाद है जिसको किसान अपने यहाँ कोई भी आधा किलो पका चावल अनाज से बना सकता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अन्नात् भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। कैसे हो सकती है? तो मुझे ध्यान में आया, हमारे यहाँ जो आदिवासी परंपरा में, हमारी आदिवासी परंपरा में क्या होता है कि चावल को पका करके या जो बाजरा होता है उसको पकाया जाता है, ज्वार भी, ज्वार या बाजरा या चावल, और उसमें गुड़ मिला करके और हमारे धान के खेतों में थोड़ा सा जो है 4 उंगल मिट्टी 4 उंगल जमीन में ऐसा गड्ढा बना के गड़ा दिया जाता है, ठीक है, और पूजा की जाती है। उसको हमारे यहाँ बोलते खमला फेंकना। तो ये जो हमारे यहाँ प्राचीन परंपरा थी, जब हमने लैब का काम शुरू किया तब ध्यान में आया कि यही काम लैब में वैज्ञानिक करते, पका चावल देते हैं, आलू देते हैं, है ना। तो यही हमें ध्यान में आया कि हमारी प्राचीन परंपरा में भी यही होता है। तो हमने क्या किया, आधा किलो जो है चावल को पकाया अच्छे से, फिर उसमें 150-200 ग्राम गुड़ मिलाया, एक मटके में भर दिया और इसको किसी पेड़ के नीचे, बड़, पीपल या कोई भी पके जो है मीठे फल वाले पेड़ों के नीचे हमने मटके को आधा गड़ा दिया। 6-7 दिन उसको ढक के रखे। 6-7 दिन में वो चावल, उसमें एक पीलापन आता है। हमने मालस के विज्ञान से उसमें देखा सारे मित्र जीवाणु थे अच्छी संख्या में। उसको 200 लीटर पानी में हमने घोला, 2 किलो गुड़ डाला, 6-7 दिन रखा, फिर खेतों में चला दिया। तो उसमें हमको ध्यान में आया कि उसमें 70-75% अंडा जो उसमें आता है अपने माला के ऊर्जा विज्ञान से। द्विदज आता है 20 से 25%, 30% तक। स्वेदज भी उसमें आता है, जरायुज भी उसमें जीव आता है। जब इसको हम खेत में डालते हैं ना, बहुत ज्यादा रूट्स, जड़ बहुत बढ़ती हैं।
गहराई तक जाते हैं। तो ये जो है अन्न से जीवाणु की उत्पत्ति करने का भारत की जो परंपरा से हमने इस ज्ञान को सीखा और इसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। जीवाणु को बढ़ाने का बहुत अच्छा एक भी माध्यम है। इस तरह से जंतु नाम जीवनम, जंतुओं का जीवन, इसको पूर्ण करो, कृषि अपने आप पूर्ण हो जाएगी। जंतुओं का जीवन पूरा करो, कृषि अपने आप पूर्ण हो जाएगी। टीसीबीटी पंचमहाभूत कृषि की जो प्राकृतिक खेती है उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सभी अणु और सभी जीवाणु खेती के अंदर हों। सभी अणु और सभी जीवाणु खेती में रहेंगे तो अपने आप खेती में जो है कृषि पाराशर की संकल्पना है, कृषि धान्य और कृषि मेध्या, कृषि से हमारा जो धान्य है, हमारी जो धान्य है, जो फसलें हैं वो बहुत शानदार होगी और उससे जो है जो हमारी भोजन और भोजन से हमें ऊर्जा मिलेगी और कृषि मेध्या हमें हमारी जीवनी शक्ति बढ़ेगी। तो ये जो है जंतु नाम जीवनम कृषि से हमारी ऊर्जा और हमारी जीवनी शक्ति, हमारी पोषण शक्ति है ना, ऊर्जा यानी पोषण शक्ति, हमारी पोषण शक्ति और हमारी जीवन शक्ति दोनों हमें जो है प्राप्त होंगी। और टीसीबीटी कृषि विज्ञान में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया और इसीलिए टीसीबीटी प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के यहाँ फसलों में ऐसे रिजल्ट आते हैं कि लोग देख करके, फसलों को देख करके दांतों तले अंगुली दबा लेते, तो इतनी बढ़िया फसलें। अब देखिए जिन जिन किसानों ने बहुत अच्छी खेती की है, हमारे जो है लेखराम यादव जी 300 एकड़ में खेती करते हैं, उनकी फसलें देखिए, जितनी भी सब्जियां, बड़े बड़े पत्ते, चौड़े पत्ते, हरे कच्चे पत्ते, जो है रासायनिक खेती में जहां उपज मिलती है, जो है जितनी उपज मिलती है उससे 10 गुना ज्यादा उपज उनको मिलती है। खाने में स्वादिष्ट, मूल्य अच्छा मिलता है। फसलें 4-5 साल में नींबू जो है 15 फुट की हो गई है ना। सब्जियां जो है जो 55 दिन में तोड़ाई शुरू होती है, इनके खेत में 27-28 दिन में तोड़ाई शुरू हो जाती है। वही पंकज मंडा जी की, जो है संजय महाजन जी की, जलगांव में अपने विजय चौधरी जी की, और भी देखिए पूरे भारत भर में, दक्षिण भारत कड़ापा के जो है बालाजी भाई हैं, मध्य प्रदेश में जो है लोकेश जी हैं, चंदन जी हैं, अमित पाटीदार हैं, ठीक है। गांव गांव अंदर अंदर आदिवासी क्षेत्र के भी जो है लोगों ने इस तरह से खेती करके इतनी अच्छी उपज इसीलिए ले रहे हैं कि हम ऊर्जा, अणु और जीवाणु तीनों स्तर पर बराबर और पूर्ण काम कर रहे हैं। तो आप ये टीसीबीटी प्राकृतिक खेती करिए और जबरदस्त उत्पादन कीजिए। आपके खेत में जीवाणु स्थापित कीजिए, ना आपको जो है निदाई की कोई बहुत झंझट रहेगी, ना गुड़ाई की, ना फसल को सुरक्षित रखने की चिंता। केवल पशुओं से सुरक्षित रखिए और वो भी प्रार्थना के द्वारा उनको भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो आप जो है आपकी फसलों में किसी तरह की बीमारी नहीं आएगी। जो टीसीबीटी प्राकृतिक खेती का नारा है कि नक्षत्र पर बीज बोना है और केवल नक्षत्र पर बीज फसल काटना है, इसके अलावा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। ये जीवाणुओं के जीवन विज्ञान से ये संभव है। इस काम को आप भी करिए और बहुत अच्छी खेती करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।